हाँ भी बच्चों देखिए, आज अपने करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नंबर 6 और अपने बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। आज अपने मॉलिक्यूलर बायो वो जो है उसको अपने समाप्त कर देंगे। मॉलिक्यूलर बायो अपने इतना ही पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातें आपको पता लग गई होगी और उसके बाद अपने शुरू करेंगे बायो टेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ 2-4 बातें और है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था, डीएनए की स्ट्रक्चर अपने वाटसन क्रिक मॉडल किया था, ठीक है। और अपनों ने देखा था कि जो डीएनए है वो एक डबल स्टैंडर्ड अणु है, ठीक, यानी डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलती है और आरएनए में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलती है। अब देखिए कि अपने बात करते हैं अनुवांशिकी की, अनुवांशिकता की, तो वहां पर एक टर्म आप पढ़ते हो अनुवांशिक लक्षण। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि अनुवांशिक लक्षण क्या है। अनुवांशिक लक्षण, ठीक। और अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? डीएनए, ठीक। तो मॉलिक्यूलर बायो में, ठीक, अपने पढ़ते हैं तो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, लेकिन अनुवांशिक लक्षण भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किससे? बायोटेक्नोलॉजी या मोल बायो से। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अनुवांशिक लक्षण। देखिए, अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, ठीक। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे कुछ 5 ऐसे लक्षणों के एग्जाम्पल दे दो, यानी 5 अनुवांशिक लक्षणों के एग्जाम्पल दे दो जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। आप हो सकता है बता दो, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे या सोचेंगे कि ये लक्षण है क्या, ठीक, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप थोड़ा सा गहराई से सोचोगे तो आपको 5 नहीं 200-300 लक्षण आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक। मैंने बताया अनुवांशिक लक्षण क्या है? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, ठीक। और अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? डीएनए करता है। किस प्रकार करता है वो थोड़ा अपने अगले चरण में देखेंगे। पहले अपने अनुवांशिक लक्षणों की बात कर रहे हैं। देखिए, आपके 2 कान हैं, ठीक, 2 कान हैं, ये एक लक्षण है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है, नहीं हो रहा? आपके पिताजी में भी 2 कान हैं, दादाजी में भी 2 कान थे, ठीक, या है, ठीक। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनमें भी 2 ही कान होंगे। तो ये लक्षण भी क्या है? अनुवांशिक लक्षण हो गया। मानव में 2 कान मिलते हैं, ये एक अनुवांशिक लक्षण है और आपका भी और मेरा भी है। तो 2 कान अनुवांशिक लक्षण हो गए। आपके मुंह में कितने दांत हैं? 32। ये आपके पिताजी में है, ये आपके दादाजी में है और ये अगली जनरेशन में आएंगे। तो ये भी एक लक्षण ही है, यानी मानव में 32 दांत मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण आपको मिलेगा, यानी ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होगा। जो अगली जनरेशन आएगी उसमें भी 32 दांत होंगे, ठीक। अब 2 कान है, ये भी मतलब अनुवांशिक लक्षण है। और इन कान की जो पोजीशन है, आपको पता है कि हमारे कान कहां पर होते हैं, ठीक। कान की पोजीशन क्या है? कमर पर होते हैं, पेट पर होते हैं या मुंह पर होते हैं, आपको पता है। तो ये भी एक अनुवांशिक लक्षण ही है, ठीक। आपको पता है कि जो मानव है ना उसमें 2 कान कहां पर होते हैं, जो अगली जनरेशन आएगी उनमें 2 कान वहीं पर होंगे जो आप में है या आपके पिताजी में थे। तो यानी इस तरह अनुवांशिक लक्षण अपने अनगिनत बता सकते हैं। और ले लो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, आपके अंदर 2 किडनी है, 2 किडनी है,
ये भी अनुवांशिक लक्षण ही हो गया। ठीक ठीक, आपके दादाजी में भी 2 किडनी, आपके पिताजी में भी, आप में भी, और अगली जनरेशन में भी 2 किडनी आएगी। ठीक, अब बालों का रंग, बाल, नाखून, ये सब क्या है? अनुवांशिक लक्षण ही है। ठीक, यानी मानव खुद, ठीक, अपने कहें कि मानव के अंदर या मानव खुद अनुवांशिक लक्षणों का भंडार हो गया वैसे। ठीक है, क्योंकि जो भी अपने अंदर है वो अनुवांशिक ही है, अनुवांशिक लक्षण ही है। 2 हाथ है वो भी अनुवांशिक ही है। ठीक, क्योंकि ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है। 2 हाथ है, हाथों पर अंगुलियां, अंगुलियों पर नाखून, ये भी अनुवांशिक लक्षण है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है। ठीक, ये थोड़ी कि आपके दादाजी या उनके पिताजी में नाखून नहीं थे, उनमें भी थे। ठीक, तो ये अनुवांशिक लक्षण है भी। ठीक, त्वचा का रंग, ये भी अनुवांशिक लक्षण, त्वचा पर बाल, ये भी अनुवांशिक लक्षण। ठीक, तो इस तरह आप बहुत सारे अनुवांशिक लक्षण गिना सकते हो। अब बात आती है कि ये अनुवांशिक लक्षण अभिव्यक्त या नियंत्रित कैसे होते हैं, यानी डीएनए किस प्रकार काम करता है। ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अपने नॉर्मली बात करें तो मानव में जो ब्लड मिलती है या ब्लड मिलता है, ठीक, मानव के अंदर जो ब्लड मिलता है उसके अंदर ग्लूकोज मिलती है, और ग्लूकोज का एक निश्चित स्तर होता है, अभी आपको ही पता है। ठीक, तो ये भी एक लक्षण ही हो गया, ये भी अनुवांशिक लक्षण है। ठीक, कि हमारे अंदर जो ब्लड है ना उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो एक अनुवांशिक लक्षण है। ठीक, अगर मान लीजिए ये लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो रोग होगा। क्या होगा? रोग होगा। तो मानव के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का स्तर है वो भी एक अनुवांशिक लक्षण ही है। ठीक, क्योंकि आपको पता है, अपने कहते हैं कि मानव के अंदर शुगर में जो ब्लड का मानव के अंदर ब्लड में शुगर का लेवल इतना होना चाहिए। ठीक, ब्लड में शुगर या ग्लूकोज का लेवल इतना होना चाहिए, तो वो भी एक लक्षण ही हो गया मानव का। अब देखिए इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। आपको पता है कि मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, जो सामान्य स्तर है ना, ग्लूकोज का जो सामान्य स्तर है उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक, तो उसको कहते हैं अपने शुगर हो गई है। और फिर आपको पता है इस लक्षण को मेंटेन किया जाएगा, इस लक्षण को सही तरीके से अभिव्यक्त किया जाएगा। अब अभिव्यक्त कैसे किया जाएगा? मैंने बताया कि मानव के अंदर जो ब्लड है उसमें मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। ठीक, अब बढ़े हुए ग्लूकोज को नियंत्रित कैसे किया जाएगा? यानी अब अनुवांशिक लक्षण जो है ना अपना, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फिक्स है, ये अनुवांशिक लक्षण हो गया। अब इसको अभिव्यक्त या नियंत्रित कैसे किया जा रहा है वो देखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चीनी खाई और कुछ समय के लिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ गया। अब क्या होगा? आपने सुना है एक हार्मोन इंसुलिन, और ये हार्मोन कौन स्रावित करता है? अग्नाशय। कौन स्रावित करता है? अग्नाशय। अब ये इंसुलिन आपको पता है क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? कम करेगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना। अब देखिए क्या है, मान लीजिए ये अपना डीएनए है, ठीक, इसका इतना भाग, मान लीजिए इसका इतना भाग अपना इंसुलिन जीन है। इंसुलिन जीन क्या होता है? देखिए जीन क्या है? जो जीन होता है ना वो एक डीएनए अनुक्रम होता है। डीएनए अनुक्रम होता है जिसमें किसी पॉलीपेप्टाइड या
प्रोटीन को बनाने की सूचना निहित रहती है, प्रोटीन को बनाने की सूचना निहित रहती है। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए सीक्वेंस होता है जिसमें किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को बनाने की सूचना निहित रहती है, या जीन एक डीएनए अनुक्रम है, ठीक, जो किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का कूट लेखन करता है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक, तो ये एक जीन है और ये जीन क्या है? इंसुलिन जीन है। यानी ये जीन क्या बनाएगा? आगे जाकर इंसुलिन बनाएगा। लेकिन कैसे बनाएगा? देखिए, सबसे पहले ये जो जीन है ना अपना इंसुलिन जीन, इसका अनुलेखन होगा। क्या होगा? अनुलेखन। ठीक, अनुलेखन का मतलब है इस जीन में इंसुलिन प्रोटीन बनाने की सूचना है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है भी, ठीक। इस जीन में, जिसको अपन कहते हैं इंसुलिन जीन, इसमें किसके बनाने की सूचना है? इंसुलिन प्रोटीन को बनाने की सूचना है। लेकिन ये डायरेक्ट इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये जो इंसुलिन जीन है वो डायरेक्टली इंसुलिन प्रोटीन नहीं बनाएगा। सबसे पहले इसके अंदर जो सूचना है ना प्रोटीन बनाने की, वो आरएनए अणु में स्थानांतरित हो जाएगी भी। किसमें स्थानांतरित हो जाएगी? आरएनए में। यानी इसमें जो सूचना थी ना प्रोटीन बनाने की, वो सूचना किसमें ट्रांसफर हो गई? आरएनए में। और इसको अपने कहते हैं एमआरएनए। ठीक, तो डीएनए जो है ना, डीएनए है या जो जीन है, वो अपनी प्रोटीन निर्माण संबंधी जो सूचना होती है ना, उनको अनुलेखन के द्वारा किसमें ट्रांसफर कर देता है? आरएनए में। और उस आरएनए को कहते हैं अपने एमआरएनए। यानी अब इंसुलिन बनाने की जो सूचना है वो किस में आ गई? एमआरएनए में आ गई। अब इस एमआरएनए का क्या होगा? अनुवादन। क्या होगा? अनुवादन। अनुवादन का मतलब इस एमआरएनए में जिस प्रोटीन को बनाने की सूचना है वह प्रोटीन अनुवादन के दौरान बनेगी। यानी एमआरएनए में प्रोटीन बनाने की सूचना है और अनुवादन के दौरान क्या होगा कि एमआरएनए का जब अनुवादन होता है, यानी एमआरएनए से ठीक जो प्रोटीन बनती है उसी को अपने कहते हैं अनुवादन। दोबारा देखिए, डीएनए से सूचना किस में आ गई? एमआरएनए में। अब इस एमआरएनए का अनुवादन होगा, यानी एमआरएनए में जो भी प्रोटीन बनाने की सूचना है, ठीक, इस एमआरएनए में मान लीजिए कोई भी प्रोटीन है उसको बनाने की सूचना है, तो अब इस एमआरएनए से वो प्रोटीन बनेगी और उसी को कहते हैं अनुवादन। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो एमआरएनए है ना, ठीक, ये अनुवादन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, क्योंकि जो एमआरएनए होता है उसमें किसी न किसी प्रोटीन को बनाने की सूचना होती है। ठीक, तो एमआरएनए अनुवादन के द्वारा क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। या एमआरएनए ठीक प्रोटीन का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं अपने अनुवादन। अब यहाँ पर चूंकि इंसुलिन जीन है तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगी वो कौन सी होगी? इंसुलिन प्रोटीन होगी। और जैसे ये बनेगी, ठीक, इंसुलिन प्रोटीन या इंसुलिन हार्मोन, इसको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा और ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगी? कम कर देगी, यानी नॉर्मल स्तर, सामान्य स्तर पर ले आएगी। यानी इस तरह हमारा एक लक्ष्य नियंत्रित हो रहा है। इसी तरीके से हाइट बढ़ती है, ठीक, हाइट बढ़ती है, ये भी एक अनुवांशिक लक्षण ही है। और हाइट का बढ़ना, ठीक, किसके नियंत्रण में होता है? ग्रोथ हार्मोन के नियंत्रण में। और इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ठीक, ग्रोथ जीन। ग्रोथ जीन, वृद्धि जीन। यानी जो ग्रोथ जीन है, वृद्धि जीन है, वो सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से क्या बनेगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ये भी एक प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन, और इसके बनते ही हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से डीएनए या जो जीन्स है वो काम करते हैं। इस तरीके से हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी जीन है ना, सबसे पहले उसका अनुलेखन होता है और आरएनए बनता है, और फिर अनुवादन होता है और फिर प्रोटीन बनती है। जैसे ही प्रोटीन बनेगी, इस प्रोटीन का जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो फिर शुरू हो जाएगा, वो प्रोटीन वो काम करने लगेगी। ठीक, जैसे त्वचा का रंग काला या गोरा होना, ये सूचना तो रहती है डीएनए में,
लेकिन ये सूचना अभिव्यक्त किसके द्वारा होती है? प्रोटीन या एंजाइम के द्वारा, प्रोटीन या एंजाइम के द्वारा। ठीक, इसको अपने ऐसे समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से कि हमारी त्वचा के रंग को काला कौन करता है? अभी मेलेनिन। ठीक, यानी जो जिनके माता पिता काले होते हैं उनकी संतान भी नॉर्मली काली होती है, आपने देखा भी है। और काला रंग किसके कारण होता है? ये एक वर्णक है। और ये अगर हमारी त्वचा में अगर इस मेलेनिन की प्रचुरता है तो हमारी त्वचा का रंग क्या होगा? काला। ठीक, और मेलेनिन क्या एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो आपको पता ही है कि कार्बनिक यौगिक जो होता है, ठीक, यानी कोई ये कंपाउंड है तो इसको हमारा शरीर संश्लेषित करता है। ठीक, मान लीजिए ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड है और ए कंपाउंड रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेलेनिन में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे जैसे मेलेनिन की मात्रा बढ़ेगी हमारी त्वचा का रंग क्या होता जाएगा? डार्क। अब इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कौन करेगा? एंजाइम। और एंजाइम मैंने आपको बताया क्या होता है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण कौन करता है? एमआरएनए या आरएनए। और एमआरएनए का निर्माण किसके डायरेक्शन में होता है? डीएनए के। अब देखिए, ठीक, कोई जीन है, ठीक, कोई जीन है या कोई डीएनए खंड है, उससे एमआरएनए बना, उसका अनुवादन हुआ तो प्रोटीन या एंजाइम बना। और वो प्रोटीन या एंजाइम कंपाउंड ए को किस में कन्वर्ट कर देता है? मेलेनिन में। और जैसे ही मेलेनिन बनना शुरू हो जाएगा त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? डार्क। अब मान लीजिए जो जीन था ना या जो डीएनए खंड है उसमें गड़बड़ होगी, उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें बदलाव आ गया। तो बदलाव आ गया तो वो या तो एमआरएनए बनाएगा ही नहीं या क्रियात्मक एमआरएनए नहीं बनेगा, एंजाइम भी नहीं बढ़ेगा। एंजाइम नहीं बढ़ेगा तो जो ए है वो मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए मतलब मेलेनिन ही नहीं बन रहा है सेल्स में, त्वचा की कोशिकाओं में। तो रंग क्या आ जाएगा फिर बंदे का? वाइट। क्या रहेगा? वाइट। तो इस तरीके से अपने इस प्रकार डीएनए किस प्रकार काम करता है उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो अनुवांशिक लक्षण के बारे में बता दिया, डीएनए के बारे में बता दिया। डीएनए से आरएनए या एमआरएनए बनता है, उसको कहते हैं अनुलेखन। और फिर अनुवादन के दौरान क्या बनती है? अनुवादन के द्वारा प्रोटीन बनती है। कुछ एक एग्जाम्पल भी मैंने ले लिए। तो आज के लिए अपना इतना ही है। अब कल अपने शुरू कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो आपका मेन चैप्टर है। आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी कि जो जीन है ना, जीन वो क्या है? डीएनए खंड है या डीएनए अनुक्रम है, ठीक, जिसमें किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को बनाने की सूचना निहित रहती है। और जीन जो है ना, इसको अपने अनुवांशिकी की इकाई भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन जो अपने पढ़ते हैं वो होता है जीन ट्रांसफर। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जीन स्थानांतरण है ना, वो एक बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भाग है। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले जीन के बारे में बताया कि जीन क्या होता है। ठीक, और फिर जीन स्थानांतरण अपने करते हैं तो वो किस प्रकार कामयाब होता है। ठीक, जीन स्थानांतरण से अपने को कैसे फायदा होता है, तो ये आप तभी समझ सकते हो जब आप जीन को परिभाषित कर सको, आप जान सको कि जीन क्या है। ठीक, तो जीन एक डीएनए अनुक्रम है जिसमें किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को बनाने की सूचना निहित रहती है। यही आधार है जीन ट्रांसफर का। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। अब कल अपने आगे बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे और उसमें भी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी में जो जीन ट्रांसफर होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक, और किस प्रकार वो जीन अभिव्यक्त होता है। मतलब जैसे कोई जीन अपने एक जीव से दूसरे जीव में डालेंगे यानी जीन ट्रांसफर हो गया, तो वो जीन किस प्रकार उसमें अभिव्यक्त होगा। ठीक, किस प्रकार उसके लक्षणों को परिवर्तित करता है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे आपने बीटी कॉटन पढ़ा है, बीटी कॉटन,
देखिए बीटी कॉटन क्या है, कॉटन जो है, कॉटन कपास, कपास में अपनों ने एक जीन ट्रांसफर कर दिया, कपास में एक जीन ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम है बीटी जीन। बीटी जीन, इसका पूरा मतलब क्या है वो अपने आगे देखेंगे। तो कपास में अपनों ने एक जीन ट्रांसफर कर दिया बीटी जीन, और एक नई वैरायटी बना ली कपास की जिसको कहते हैं बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक वैरायटी है अभी, या ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनमें अपनों ने बाहर से कोई जीन ट्रांसफर किया है, क्योंकि बीटी कॉटन है ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, मतलब ये जो वैरायटी अपनों ने बनाई है ना, इसमें जो बीटी जीन है वो अपनों ने कहीं और से लिया है और इसमें ट्रांसफर किया है, तब ये जाकर बीटी कॉटन बना है। यानी बीटी जीन अपनों ने कॉटन में ट्रांसफर कर दिया और क्या बना, बीटी कॉटन। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, यानी इस कॉटन के अंदर जो बीटी जीन है ना वो बाहर से है, ठीक, कहीं और से लिया है, जैसे कि यहाँ पर अपनों ने बैक्टीरिया से लिया है। तो ये सब है, बाकी करते अपने कल।